प्रिय विद्यार्थियों, फिर से अरविंद पब्लिक स्कूल के इस YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। इसके पहले वीडियो लेक्चर में हमने समझा था केंद्र सरकार के बारे में और केंद्र सरकार के अंतर्गत लोकसभा सदस्य की क्या योग्यताएं होती हैं। अब आज हम पढ़ेंगे लोकसभा के पदाधिकारी। लोकसभा के दो पदाधिकारी होते हैं। संविधान के अनुच्छेद 93 के अनुसार ऐसी व्यवस्था की गई है कि लोकसभा के जो निर्वाचित सदस्य हैं वो अपने में से ही एक अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव करेंगे। इसके पहले लोकसभा के जो सदस्य हैं, निर्वाचित सदस्य जो हैं, वो लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को प्रस्ताव पारित करके और उसको 14 दिन पूर्व सूचना देकर के उनके पद से हटा भी सकते हैं। लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को संविधान के द्वारा निर्धारित वेतन और भत्ते भी मिलता है। इसके बाद फिर हम चलते हैं आज लोकसभा के अध्यक्ष के कार्य और शक्तियां क्या हैं। तो देखिए विद्यार्थियों, लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं और उपाध्यक्ष हैं, पहले हम अध्यक्ष के बारे में पढ़ेंगे। एक लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं उनका क्या कार्य है और क्या शक्तियां हैं। तो लोकसभा का जो अध्यक्ष है उसको हम पार्लियामेंट स्पीकर भी कहते हैं। लोकसभा अध्यक्ष का जो पहला कार्य है लोकसभा की बैठकों की अध्यक्षता करना, यानी उसकी मीटिंग, लोकसभा की जो मीटिंग होती है उसको बुलाना। इस बात पे भी ध्यान रखना कि वर्ष में लोकसभा की कम से कम 2 बार बैठकें अनिवार्य है, निश्चित है, यानी 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। कम से कम अधिक बार भी अगर लोकसभा का अध्यक्ष चाहें तो लोकसभा की बैठकों को आमंत्रित कर सकता है और बैठकों का आयोजन कर सकता है। लोकसभा का जो अध्यक्ष है बैठकों से सबसे पहले लोकसभा में वह बैठक प्रारंभ होने से पहले यह निश्चित करता है कि सभी लोकसभा के जो सदस्य हैं वह सदन में शांति और व्यवस्था बनाए रखें और अनुशासन बनाए रखें। दूसरा है लोकसभा अध्यक्ष कई समितियों का पदेन सभापति भी होता है, जैसे कहते हैं सेलेक्ट कमेटी, यानी प्रवर समिति का वह पदेन सभापति भी होता है। लोकसभा अध्यक्ष ही यह तय करता है कि कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं। लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा के सभी सदस्यों को किसी भी विषय पर वाद विवाद करने और अपना विचार विमर्श करने के लिए अवसर प्रदान करता है। लोकसभा अध्यक्ष संसद और राष्ट्रपति के बीच पत्र व्यवहार का कार्य करता है। कहने का तात्पर्य है कि संसद की बैठक में जो भी निर्णय लिए जाते हैं वह सारी सूचना राष्ट्रपति तक पहुंचाता है और राष्ट्रपति की किसी भी प्रकार की अगर सूचना है तो वह संसद के सामने प्रस्तुत करता है। तो विद्यार्थियों, ये लोकसभा अध्यक्ष के कार्य और शक्तियां हैं। इसके बाद हम आज फिर पढ़ेंगे राज्यसभा की रचना व संगठन। तो इसके पहले वीडियो में हमने आपको बताया था, ये समझाया था कि संसद के 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा को हम प्रथम और निम्न सदन कहते हैं। आज जो हम पढ़ेंगे वो राज्यसभा के बारे में पढ़ेंगे। राज्यसभा संसद का द्वितीय सदन है और उच्च सदन है। इसका नाम राज्यसभा इसलिए पड़ा है कि यह राज्यसभा के जो सदस्य हैं, आपके भारत देश में जितने भी राज्य हैं उन राज्यों से वहाँ की जनसंख्या के आधार पर लोकसभा के सदस्य निर्वाचित होते हैं। जैसे कि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या भारत में सबसे अधिक है, तो उत्तर प्रदेश से वर्तमान में 31 राज्यसभा के सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं। और हम चूंकि राजस्थान में रहते हैं तो राजस्थान के बारे में भी बता दूं मैं कि राजस्थान से राज्यसभा में 10 राज्यसभा सदस्य निर्वाचित होकर के जाते हैं। इस प्रकार राज्यसभा जो है वह संसद का द्वितीय और उच्च सदन है। राज्यसभा एक स्थायी सदन है। राज्यसभा के सदस्यों की संख्या व निर्वाचन पद्धति। संविधान के अनुसार राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 हो सकती है, लेकिन वर्तमान में भारत में राज्यसभा के सदस्यों की जो संख्या है वह है 245। कितनी है? 245। यानी अधिकतम संख्या 250 हो सकती है, लेकिन वर्तमान में हमारे संघीय व्यवस्थापिका में राज्यसभा में सदस्यों की संख्या है 245। 245 में से जो 12 सदस्य होते हैं उनको राष्ट्रपति के द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं। नॉमिनेट यानी मनोनीत किए जाते हैं, मनोनयन किए जाते हैं। 12 सदस्य 245 में से वो 12 सदस्य कौन से होते हैं इसके बारे में आपको मैं बताने जा रहा हूं। राज्यसभा के जो 12 सदस्य हैं वह समाज सेवा, विज्ञान, कला, खेल के क्षेत्र में जिन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है
ऐसे व्यक्तियों को राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा नॉमिनेट यानी मनोनीत किए जाते हैं। जैसे कि सचिन तेंदुलकर, काफी देखा जाए तो खेल के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका रही है, सचिन तेंदुलकर भी राज्यसभा के सदस्य हैं। उसके बाद आपके जया प्रदा। तो कहने का तात्पर्य है कि जो कला, विज्ञान, साहित्य, समाज सेवा के क्षेत्र में जिन्होंने देश में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, ऐसे 12 सदस्यों को राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। अब रह गए 233। तो राज्यसभा के जो बाकी 233 सदस्य हैं उनका निर्वाचन जनता के द्वारा नहीं, जनता के द्वारा जो निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं, जो विधानसभा के सदस्य, हमारे देश में विधानसभा के सदस्य अलग अलग राज्यों से और संघीय क्षेत्रों से जो विधानसभा के निर्वाचित सदस्य हैं वो जनता के द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं। वही विधानसभा के निर्वाचित सदस्य राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन करते हैं। तो इस प्रकार राज्यसभा के सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वह कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष का होता है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष। इसके निर्वाचन की जो पद्धति है राज्यसभा सदस्यों की, उसको कहते हैं एकल संक्रमणीय मत पद्धति। एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन 6 वर्ष के लिए किया जाता है। इसके 1/3 जो सदस्य होते हैं प्रत्येक 2 साल बाद जो होता है सेवानिवृत्त भी हो जाते हैं। राज्यसभा के 1/3 यानी 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष बाद क्या होते हैं? वो सेवानिवृत्त हो जाते हैं। इस प्रकार अब हम देखेंगे राज्यसभा के सदस्यों की योग्यताएं क्या होती है। राज्यसभा का सदस्य कौन बन सकता है या कौन चुनाव लड़ सकता है? तो राज्यसभा सदस्यों की योग्यताएं विद्यार्थियों वही हैं जो लोकसभा के सदस्यों की हैं। दोनों में मात्र अंतर एक उम्र की है। लोकसभा के सदस्यों की जो न्यूनतम आयु है वो 25 वर्ष है और राज्यसभा के सदस्यों की जो न्यूनतम आयु है वह 30 वर्ष है। दोबारा फिर आपके इसके जो 4-5 पॉइंट है वो बता देता हूं मैं। राज्यसभा के सदस्य निर्वाचित होने की योग्यताएं, यह जो आज का टॉपिक है, जो 30 तारीख को 10वीं बोर्ड की शेष परीक्षाएं रह गई हैं जो सामाजिक की, उस दृष्टिकोण से भी काफी महत्वपूर्ण है। तो राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए क्या क्या योग्यताएं आवश्यक है, इसके बारे में प्रिय विद्यार्थियों दोबारा आप सुने। राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए निम्नलिखित योग्यताएं आवश्यक है। वह भारत का नागरिक हो या वह भारत का निवासी हो, वह 30 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका हो, वह केंद्र सरकार या राज्य सरकार के अधीन किसी लाभ के पद पर न हो, वह न्यायालय द्वारा पागल, दिवालिया, अपराधी घोषित न किया गया हो। यह राज्यसभा की योग्यताएं हैं, बिल्कुल लोकसभा की तरह है। इस चैप्टर के अंदर जो भी योग्यताएं हैं आप ध्यान देंगे, सिर्फ उम्र का अंतर आपको मिलेगा, बाकी लगभग 3 जो पॉइंट हैं, वह भारत का नागरिक हो, वह किसी लाभ के पद पर न हो, वह न्यायालय द्वारा पागल, दिवालिया, अपराधी घोषित न किया गया हो। यह लगभग सभी योग्यताओं में आपको एक जैसा मिलेगा। अब हम चलते हैं सदस्यों का कार्यकाल, देखेंगे कि सदस्यों का कार्यकाल, अभी आपको बताया मैंने कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है और पहले ही बताया मैंने यह एक स्थायी सदन है, राज्यसभा कभी भंग नहीं होता है और न कभी हुआ है। तो इनके सदस्यों का कार्यकाल जो होता है वह 6 वर्ष का होता है, लेकिन 1/3 जो सदस्य हैं प्रत्येक 2 वर्ष बाद क्या होते हैं? सेवानिवृत्त हो जाते हैं। इसके बाद है, आज पढ़ेंगे राज्यसभा के पदाधिकारी। राज्यसभा के 2 पदाधिकारी होते हैं, एक को हम कहते हैं सभापति और दूसरे को कहते हैं उपसभापति। तो राज्यसभा के 2 पदाधिकारी, राज्यसभा का जो सभापति होता है वह भारत का क्या होता है? उपराष्ट्रपति। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है और राज्यसभा का जो उपसभापति होता है, राज्यसभा के सदस्य अपने में से ही उपसभापति का निर्वाचन करते हैं, अपने में से ही चुनते हैं। तो इस प्रकार ये हमने आज पढ़ा राज्यसभा के बारे में, जो संसद का द्वितीय सदन है। बच्चों एक बात और आपको मैं बता दूं कि जैसे देश का जो प्रधानमंत्री बनता है या केंद्रीय मंत्रिमंडल में जो भी पदाधिकारी होते हैं, जो पद मिलता है, कोई भी विभाग मिलता है, वह मानव संसाधन मंत्री हो या वित्त मंत्री हो या कोई भी मिनिस्टर हो या प्रधानमंत्री हो, वह लोकसभा या राज्यसभा दोनों में से किसी भी एक सदन का वह सदस्य होना आवश्यक है। जैसे कि आपको बता दूं मैं, अभी हमारे देश में जो प्रधानमंत्री हैं उनके पहले जो मनमोहन सिंह थे उनका कार्यकाल 10 वर्ष का था।
वह लोकसभा के नहीं, वह राज्यसभा से निर्वाचित होकर के आते थे, वह राज्यसभा के सभापति थे। लेकिन वर्तमान में जो हमारे प्रधानमंत्री हैं वह किसके हैं? लोकसभा से निर्वाचित सदस्य हैं। तो कहने का तात्पर्य है लोकसभा या राज्यसभा, संसद के 2 सदन हैं, दोनों में से किसी भी एक सदन का वह व्यक्ति सदस्य होना आवश्यक है। कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति को कोई पद केंद्रीय मंत्रिमंडल में उसको किसी पद पर आसीन कर दिया जाता है और उसके पास कोई भी लोकसभा और राज्यसभा दोनों में से किसी की सदस्यता उसके पास नहीं होती है, तो 6 महीने का उनको अवसर दिया जाता है ताकि वह लोकसभा या राज्यसभा दोनों में से वह सदस्यता ग्रहण कर लें, तब अपने पद पर बने रहते हैं। अगर 6 महीने के अंदर वह लोकसभा या राज्यसभा की सदस्यता ग्रहण नहीं करते हैं तो उनको पद से हटा दिया जाता है। तो इस प्रकार आज हमने पढ़ा राज्यसभा के बारे में, जो बोर्ड की परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो विद्यार्थियों, अब समझेंगे हम संसद के कार्य व शक्तियां, यानी संसद के कार्य और शक्तियां क्या होती है। संविधान के द्वारा संसद को व्यापक शक्तियां प्रदान की गई हैं, जिनको मैं समझाने जा रहा हूं। पहली जो शक्ति है विधायी शक्ति। विधायी शक्ति यानी कानूनी शक्ति। संसद का सबसे प्रमुख कार्य है राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखते हुए कानूनों का निर्माण करना। आपको पहले भी बताया था मैंने कि संसद का प्रमुख जो कार्य होता है वह कानूनों का निर्माण करना होता है। संसद को संघीय सूची और समवर्ती सूची के उल्लेखित विषयों पर कानून बनाने का अधिकार है। संसद को संघीय सूची और समवर्ती सूची के उल्लेखित विषयों पर कानून बनाने का अधिकार है। संघीय सूची को हम केंद्रीय सूची भी कहते हैं। तो केंद्रीय सूची पर या संघीय सूची पर सिर्फ संसद ही कानून बना सकती है, यानी केंद्र सरकार ही कानून बना सकती है। लेकिन जो समवर्ती सूची है, समवर्ती सूची पर संसद और राज्य विधानमंडल दोनों को कानून बनाने का अधिकार है। दोनों को कानून बनाते समय अगर गतिरोध उत्पन्न हो जाता है, पारस्परिक गतिरोध उत्पन्न हो जाता है, तो संसद द्वारा यानी केंद्र सरकार द्वारा ही बनाया गया कानून क्या होता है? देश में लागू होता है। पुनः आपको बता रहा हूं मैं कि संसद का जो प्रमुख कार्य होता है वह कानूनों का निर्माण करना। संसद राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखते हुए कानूनों का निर्माण करती है। संसद संघीय सूची और समवर्ती सूची के उल्लेखित विषयों पर कानून बनाती है। इसमें हम केंद्रीय सरकार भी कह सकते हैं और राज्य सरकार। तो समवर्ती जो सूची है, दूसरी सूची, उस पर केंद्रीय सरकार यानी संसद और राज्य सरकार दोनों को कानून बनाने का अधिकार है। लेकिन दोनों को कानून बनाते समय पारस्परिक अगर गतिरोध उत्पन्न हो जाता है तो केंद्रीय सरकार द्वारा यानी संसद द्वारा जो बनाए गए कानून है वही देश में लागू होगा। क्यों? क्योंकि राज्य सरकार की तुलना में जो है वह केंद्रीय सरकार शक्तिशाली होती है, उसको व्यापक शक्तियां प्रदान की गई है। तो कानूनों का निर्माण करना संसद का प्रमुख कार्य है। अब है संविधान में संशोधन की शक्ति। देश की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए समय समय पर संविधान में संशोधन भी किया जाता है। तो संविधान में जिस प्रकार से संविधान निर्माण का कार्य संसद का होता है, उसी प्रकार से संविधान में समय समय पर जो संशोधन होता है, संविधान में संशोधन करने की जो शक्ति होती है वह संसद को होती है। संसद यानी लोकसभा और राज्यसभा पृथक पृथक या सामान्य बहुमत से 2/3 बहुमत के द्वारा संविधान में विशेष परिस्थितियों में संशोधन किया जाता है, वह संसद के द्वारा किया जाता है। सबसे पहले देखा जाए तो संविधान में जो ये संशोधन होता है वो सबसे पहले संसद में ही प्रस्तुत किए जाते हैं। संविधान में अगर किसी प्रकार का संशोधन करना है तो उसको राज्य विधानसभा या राज्य विधानमंडल में नहीं बल्कि संसद में उसको प्रस्तुत किया जाता है। तो संविधान का अधिकांश भाग ऐसा है जिसमें संशोधन करने की शक्ति वह संसद के पास होती है। संविधान के अंतर्गत कुछ पृथक ऐसी भी संशोधन है जिसमें राज्य विधानसभा के लगभग आधे सदस्यों का मतलब होना आवश्यक होता है। तो इस प्रकार से संविधान में संशोधन की शक्ति जो है वह संसद के पास निहित होती है, विद्यमान होती है। अब हम पढ़ेंगे वित्तीय शक्तियां। हमारे देश में संविधान के अनुसार संघीय व्यवस्थापिका में जो देश का वित्त मंत्री होता है, देश के द्वारा वित्त मंत्री के द्वारा मतलब प्रस्तावित बजट जो होता है वह प्रस्तुत किया जाता है। यह भी ध्यान रखने वाली बात है कि वह बजट लोकसभा या राज्यसभा किसमें से वह बजट जो है, बजट का मतलब होता है आय व्यय का लेखा जोखा, जो कि वित्त मंत्री के द्वारा, फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा वो प्रस्तावित किए जाते हैं।
लेकिन उसको कहां पर प्रस्तुत किया जाता है? लोकसभा में, राज्यसभा में नहीं, क्योंकि लोकसभा जनता के द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि होती है। तो हमारे देश के वित्त पर जो होता है राज्यसभा का नहीं, लोकसभा का अधिकार होता है। इसलिए वित्त मंत्री के द्वारा उस बजट को लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। जब लोकसभा में जब वह बजट जो होता है वह प्रस्तावित हो जाता है तो उस बजट को पास माना जाता है। अब पढ़ेंगे हम प्रशासनिक शक्तियां, संसद के प्रशासनिक शक्तियां। हमारे देश में देखा जाए तो संविधान के अनुसार जो शासन की जो प्रणाली है उसको हम कहते हैं संसदात्मक शासन प्रणाली या संसदीय शासन प्रणाली। संसदीय शासन प्रणाली या संसदात्मक शासन प्रणाली के अंतर्गत हमारे देश में शासन का संचालन किया जाता है। हमारे देश की कार्यपालिका यानी मंत्रिमंडल, देश की कार्यपालिका यानी मंत्रिमंडल जो होती है वह सामूहिक रूप से लोकसभा में क्या होती है? लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। अगर किसी भी मंत्री का यह पूरे मंत्रिमंडल का अगर लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो मंत्रिमंडल को भंग कर दिया जाता है। तो कहने का तात्पर्य है कि मंत्रिमंडल अपने पद पर तब तक बनी रहती है जब तक लोकसभा में उसको विश्वास प्रस्ताव उसके पास होता है। निर्वाचन संबंधी शक्तियां, हमारे संसद को निर्वाचन संबंधी शक्तियां भी प्राप्त है। संविधान के अनुच्छेद 54 के अनुसार, संविधान के अनुच्छेद 54 के द्वारा ऐसी व्यवस्था की गई है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद का योगदान है। यानी संसद के दोनों सदनों के सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं और राष्ट्रपति का निर्वाचन करते हैं। और संविधान के अनुच्छेद 66 में ऐसी व्यवस्था की गई है कि संसद के दोनों सदन नहीं बल्कि राज्यसभा का जो दूसरा सदन राज्यसभा है, उस सदन है, उसके जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वह उपराष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा लेते हैं, यानी उपराष्ट्रपति का निर्वाचन करते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज हमने लोकसभा के पदाधिकारी, लोकसभा के कार्य और शक्तियां, फिर राज्यसभा के संगठन, निर्वाचन, उनकी योग्यताएं और संसद के कार्य और शक्तियों के बारे में आज हमने यह महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ा। जो 10वीं के विद्यार्थी और जो 10वीं के विद्यार्थी जो बोर्ड की परीक्षा में जो 30 तारीख को शामिल होने जा रहे हैं, उस दृष्टिकोण से भी ये आज का जो टॉपिक है वह काफी महत्वपूर्ण है। तो प्रिय विद्यार्थियों, अगर हमारा ये वीडियो अरविंद पब्लिक स्कूल का जो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसको सब्सक्राइब करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इसको शेयर करें और अपने मित्रों दोस्तों आगे तक इसको बढ़ाएं। आपका स्नेह इसी प्रकार से अगर मिलता रहा तो हम समय समय पर आपको इसी प्रकार से अरविंद पब्लिक स्कूल की तरफ से आपको इस वीडियो के माध्यम से नए नए टॉपिक, आकर्षक टॉपिक जो हैं आपको हम पढ़ाते रहेंगे। धन्यवाद।